to our principal sir, Professor Dr. Rajkumar Singh, and Ratna Manch for giving me an opportunity as a resource person in the webinar. क्योंकि यहाँ सभी एकेडमिक बैकग्राउंड के लोग उपस्थित हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बातों को मैं सरल रूप में आप तक पहुंचा सकूं और आपको समझा सकूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आर्सेनिक नाम से सभी लोग हम लोग परिचित हैं। आर्सेनिक है क्या? तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। एक थोड़ा सा करेक्शन है, मैं वहाँ बख्शी कॉलेज में वनस्पति विज्ञान में सहायक प्राध्यापक हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा आर्सेनिक है वो एक्चुअल में है क्या? अगर हम बात करते हैं जो भी मेटल है या नॉन मेटल है, जो भी कंपाउंड्स हैं, तो उसमें आर्सेनिक का भी नाम आता है जो कि हमारे पीरियोडिक टेबल में है। तो जैसे ये जो आर्सेनिक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल मेटल का भी कैरेक्टर शो करता है और नॉन मेटल का भी कैरेक्टर शो करता है। तो इस वजह से हम इसे मेटलॉइड भी बोलते हैं। क्योंकि ये जो आर्सेनिक है हमारे लिए टॉक्सिक है, ये हमें अब पता चला। पहले के दिनों में जो आर्सेनिक है वो एज ए मेडिसिन के रूप में यूज होता था, और अभी कई सारी इंडस्ट्रीज हैं जो इनको इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस बनाने में यूज करती है, वुडन इंडस्ट्री में यूज होता है, और भी कई सारे इंडस्ट्रीज हैं जहां ये आर्सेनिक यूज होता है हमारे वेलफेयर के लिए। कहीं ना कहीं हम फील्ड्स में जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं या फिर जो इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड हैं, वो यूज होता है, उसमें भी आर्सेनिक की मात्रा होती है। अभी कुछ दिन पहले जब कोरोना आया था तो उसमें भी कई लोग आर्सेनिक का यूज कर रहे थे, जो कि होम्योपैथिक मेडिसिन रूप में यूज किया जा रहा था। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि आर्सेनिक का बनावट कैसा है, ये हमारे शरीर में कैसे इंटर करता है और हमारे लिए टॉक्सिक कब बनता है, इसको हम आगे समझेंगे। तो जैसे आर्सेनिक हमारे शरीर में ऐसे ही नहीं एंट्री करता है, वो चुपके से कह लें या चुरा करके कह लें, हमारा जो आर्सेनिक मॉलिक्यूल है वो अपना स्ट्रक्चर शेयर करता है या फिर सिमिलर है फॉस्फेट के, जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है। फॉस्फेट मॉलिक्यूल या फॉस्फेट कंपाउंड कह लें, जो हमारे डेवलपमेंट में या किसी प्लांट के डेवलपमेंट में जरूरत है, जिसका जो फॉस्फेट, उस फॉस्फेट से जहां हम देख सकते हैं कि जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है और जो आर्सेनिक का स्ट्रक्चर है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। जिस वजह से क्या होता है कि जहां फॉस्फेट को जाना चाहिए वहां आर्सेनिक चला जाता है, और जो फॉस्फेट का काम है उसके काम को डिसरप्ट कर देता है, उसको होने नहीं देता है। कई सारे ऐसे रिएक्शंस या फिर कह लें साइकिल कह लें, मेटाबॉलिज्म कह लें, जो चल रहे होते हैं जिनमें फॉस्फेट चाहिए होता है, वहां वो ब्लॉक हो जाता है। वही अगर हम बात करते हैं आर्सेनाइड की, तो वो भी जो हमारे शरीर में कई सारे प्रोटीन बनते हैं उनके साथ जाकर के वो बाइंड करता है और उसको वो अपने रूप में आने नहीं देता है, जिस वजह से वो हमारे लिए टॉक्सिक हो जाता है। अब ये कैसे इंटर करता है हमारे लाइफ में आर्सेनिक, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं कि अब हमने जान लिया कि ये आर्सेनिक है क्या और कैसे ये टॉक्सिक हुआ, ये भी हमने समझ लिया। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि आर्सेनिक हमारे अर्थ पर या फिर हम कह लें कि जो भी हमारा वर्ल्ड है वहाँ कैसे वो पाया जाता है, कहाँ कहाँ मिलता है आर्सेनिक। तो ये एक ग्राफिकल इमेज है, ऑलमोस्ट अभी करंट का ही डेटा है ये, जिसमें ये फिगर शो कर रहा है ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में आर्सेनिक कहाँ कहाँ मौजूद हैं, जहाँ की वो उसके पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहे हैं अपने हायर कंसंट्रेशन से। तो अगर हम बात करें साउथ और साउथ ईस्ट एशिया, जहाँ की हम लोग निवास करते हैं,
क्योंकि इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे जहां जहां रेड डॉट्स हैं या फिर बड़े बड़े रेड डॉट्स हैं, उन डॉट्स में आर्सेनिक का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और वो वहां टॉक्सिक है। तो अगर हम साउथ ईस्ट एशिया या फिर साउथ एशिया की बात करें तो उसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, बर्मा, चाइना, इन सब जगह आर्सेनिक का कंटामिनेशन है। वहीं अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में भी बहुत ज्यादा कंटामिनेशन है और यूरोप की बात करें तो वहां भी बहुत ज्यादा कंटामिनेशन है। अमेरिका में कम है थोड़ा सा, लेकिन साउथ अमेरिका में और भी ज्यादा कंटामिनेशन है। तो कहीं ना कहीं पूरा वर्ल्ड है जो कि आर्सेनिक कंटामिनेशन से लड़ रहा है। अब हम फोकस करते हैं अपने कंट्री की तरफ, जहां हमारा आर्सेनिक कंसंट्रेशन कितना ज्यादा है और कैसे है। तो ये जो इमेज आपको दिख रहा है, जो लेफ्ट साइड का इमेज है ग्रीन कलर का, ये इमेज 2010 का है कि 2010 के समय हमारे कंट्री में आर्सेनिक कंटामिनेशन का क्या स्टेटस था। और ये इमेज है 2023 का कि 2023 में हमारे भारत देश में किन राज्यों में आर्सेनिक का कंटामिनेशन है। तो अगर हम डिस्कस करें पिछले 2010 वाले इमेज की, तो हम देखेंगे इसमें कि जो जनरली हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम और नीचे कर्नाटक, थोड़ा बहुत पंजाब, छत्तीसगढ़, एमपी और थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश में ये कंटामिनेशन था। लेकिन अगर हम डिस्कस करते हैं, बात करते हैं 2023 के डेटा की, तो इसमें हम देख पाते हैं कि ये जो कंटामिनेशन है इतना ज्यादा बढ़ गया है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट में भी ये कंटामिनेशन हो चुका है। तो कहीं ना कहीं निकलता है कि भाई आर्सेनिक जो है इतना ज्यादा कंटामिनेशन वो कैसे रहा है, कहाँ से आर्सेनिक आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक लिंक आता है कि जैसे ही हम अपने स्टेट बिहार पर फोकस करते हैं, ये इमेज 2014 का इमेज है। 14 में जो आर्सेनिक कंटामिनेशन था वो बिहार के ऑलमोस्ट 18 जिलों में था। तो ये जो आप रेड डॉट, रेड से जो भी जिले देख रहे हैं, उनमें आर्सेनिक का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा था। और आगे का जो इमेज है हमारा, ये इमेज अभी 2023 का है, जिसमें ऑलमोस्ट 22 जिले बिहार के आर्सेनिक से कंटामिनेटेड हैं, जहां के वाटर में आर्सेनिक का कंसंट्रेशन बहुत, मतलब जो परमिसिबल लिमिट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक लिमिट दिया है कि जो आपके पीने के पानी में 10 पीपीबी मतलब होता है पार्ट्स पर बिलियन, मतलब 1 बिलियन में अगर 10 पार्टिकल आपका आर्सेनिक का है तो वो परमिसिबल है, मतलब उतना चल सकता है। लेकिन अगर उससे ज्यादा आर्सेनिक आपके ड्रिंकिंग वाटर में है तो वो आपके लिए टॉक्सिक है। तो ये 2023 का इमेज है, जहां कि हम देखते हैं इसमें कि हमारे 22 जिले आर्सेनिक से ग्रसित हैं, जबकि ये जो डेटा है ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा भारत सरकार को दिया गया है, जिसमें उन्होंने पिछले साल 27 जिलों को आर्सेनिक कंटामिनेटेड बताया है, जिसमें आप देख सकते हैं अररिया, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, समस्तीपुर, सारण, वैशाली, चंपारण, गोपालगंज, शिवहर, सुपौल, मधेपुरा, यहाँ तक कि मुजफ्फरपुर, सहरसा, सिवान, वेस्ट चंपारण, सीतामढ़ी और मधुबनी, इन सारे डिस्ट्रिक्ट में आर्सेनिक का कंटामिनेशन है, परमिसिबल लिमिट से ज्यादा है। तो अब आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्यों है कि जो हमारे राज्य में जो आर्सेनिक का कंटामिनेशन है वो बढ़ रहा है, इसका क्या रीजन हो सकता है। तो एक जानकारी के लिए मैं बता देना चाहूंगा कि बिहार में जो जहां जिस जिले में सबसे ज्यादा आर्सेनिक का कंटामिनेशन है वो है भोजपुर जिले का एक शाहपुर गांव है। तो उस गांव में जो परमिसिबल लिमिट है वो ऑलमोस्ट 500 से ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे जो हमारी गंगा नदी है, जो उसका बेसिन है जहां गंगा नदी आ रही है, तो ऑलमोस्ट जो जिले हैं
वो गंगा के आसपास वाले जिले ज्यादा अफेक्टेड हैं आर्सेनिक के कंटामिनेशन से। तो ऐसा माना जा सकता है कि जो हमारे गंगा जहाँ से निकलती है वहाँ जो पर्वत हैं उन पर्वत में हो सकता है आर्सेनिक का सोर्स हो या फिर वहाँ आर्सेनिक मौजूद हो। और चूंकि हमारे उत्तर प्रदेश या फिर बिहार में आने के बाद गंगा समतल क्षेत्र में फैलती है और वहाँ उसका पानी या फिर गंगा की गति है वो कम होती है। तो हो सकता है कि वहाँ आकर के जो आर्सेनिक है वो धीरे हो और हमारा जो वाटर साइकिल है या फिर जहाँ से वाटर रिसोर्स है हमारा जहाँ से हम पानी लेते हैं वो उसमें कंटामिनेट हो रहा हो। ठीक है, तो एक सोर्स ये हो सकता है। अब चूंकि हमें पता चल गया है कि हमारा इतना डिस्ट्रिक्ट आर्सेनिक से कंटामिनेटेड है तो कहीं ना कहीं हमारे पानी में है तो कहीं ना कहीं ये हमारे भोजन में भी आता है। तो अब हम समझेंगे कि ये जो आर्सेनिक है ये हमारे भोजन में कैसे आ रहा है, कैसे हमारे फूड चेन में आ रहा है। तो इसको हम थोड़ा बहुत समझने का कोशिश करेंगे। जैसे हमने बताया कि आर्सेनिक का यूज इंडस्ट्री कर रही है, कई सारे इंडस्ट्री है जहाँ आर्सेनिक का उपयोग होता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ा बहुत वहां से आर्सेनिक लीकेज हो और वो पानी में आए। पानी जैसे नदी हो सकता है, नाला हो सकता है या फिर थोड़ा बहुत ग्राउंड वाटर में भी जा सकता है। अब चूंकि ये जो हमारा दूसरा सोर्स हो सकता है जहाँ से ये पानी दूषित करे उसमें आता है हमारा फील्ड जहाँ हम खेती करते हैं, जहाँ हम अनाज उपजाते हैं, जहाँ हम सब्जी उपजाते हैं। तो उन सभी को पानी चाहिए और पानी के लिए या तो हम भूमिगत जल का उपयोग करते हैं या फिर नदी नालों से हम पानी लेते हैं। तो अगर हमारा भूमिगत जल आर्सेनिक से कंटामिनेटेड है तो ऑब्वियस है कि जो हम अनाज उगाएंगे उन अनाज में भी आर्सेनिक की जो आर्सेनिक है वो प्रेजेंट होगा। तो कहीं ना कहीं से वो आर्सेनिक मॉलिक्यूल उसमें अफेक्ट करेगा। और अगला जो रूट है वो कहीं ना कहीं जैसे हम सभी जानते हैं दूध के लिए हम जानवर पर निर्भर रहते हैं या फिर जो हमारा एग हम खाते हैं या फिर कई लोग मांस खाते हैं तो उसके लिए भी वो लोग जानवर पर निर्भर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो जानवर का भोजन है वो चारा है। तो वो चारा भी फील्ड से आ रहा है। अगर वो चारा कंटामिनेटेड होगा तो जो जानवर है वो भी कंटामिनेटेड होंगे आर्सेनिक से। वो जो पानी पी रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक पांचवा रूट होगा हमारे भोजन में आर्सेनिक का। और छठा रूट जो होगा वो डायरेक्टली अगर हम पानी जो पी रहे हैं, जो पीने योग्य हमारा पानी है, अगर वो पानी अगर हमारा दूषित है तो उससे हमारे भोजन में आर्सेनिक आ रहा है। तो इतना सारा माध्यम हो गया। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, है ना। इसको हमने पब्लिश किया है एक जर्नल में। जैसे जो मेनली आर्सेनिक का सोर्स है जिसे हम देख सकते हैं, तो जैसे हमने बताया कि हो सकता है कि आर्सेनिक मॉलिक्यूल है वो अगर कोर में हो हमारे अर्थ के तो वहां से अगर वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है या फिर हमने बताया कि जो पहाड़ है वहां वेदरिंग अगर हो रही है पर्वत पे तो उससे आर्सेनिक का अगर वहाँ डिपॉजिट है तो वहां से आर्सेनिक आ सकता है हमारे क्षेत्र में या फिर हमारे लैंड्स पर। फिर हम माइनिंग करते हैं जहाँ कोयला है या फिर आयरन ओर है, इंडस्ट्री का हमने डिस्कस किया। तो ये मेन सोर्सेज हैं आर्सेनिक के। अब ये टॉक्सिक कैसे हो रहे हैं, तो या तो हम जिस जगह खेती कर रहे हैं जहाँ हमारा खेती योग्य भूमि है अगर वो आर्सेनिक से कंटामिनेटेड है या फिर जो हम पानी यूज कर रहे हैं उसके सिंचाई के लिए या फिर जो हम फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर, हमने बताया कि उस फर्टिलाइजर में भी आर्सेनिक की अधिकता है। कहीं कहीं कम मात्रा में है लेकिन जो हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं उसमें भी आर्सेनिक का उपयोग किया जाता है। तो अब ये जो आर्सेनिक उपयोग हो रहा है ये कहीं जाता नहीं है, ये नष्ट नहीं होता है, ये हमारे लैंड में ही रह जाता है। और उस क्योंकि जो प्लांट है जो पौधे उपजते हैं फील्ड्स में वो अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इन्हीं फर्टिलाइजर पर निर्भर करते हैं और उसी फर्टिलाइजर के माध्यम से आर्सेनिक हमारे प्लांट्स जो उगते हैं उनमें भी वो जाता है।
और इस तरह से आर्सेनिक हमारे फूड चेन में इंटर करता है। और जैसे ही ये हमारे फूड चेन में इंटर करेगा, हम खाएंगे तो जो हमारा समाज है, जो जनसंख्या है, जो लोग हैं, वो क्या होंगे, आर्सेनिक के भोजन से दूषित होंगे और हमारे अंदर कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, जिनमें कैंसर है और आर्सेनिक को कोशिश है, तो जिसमें पिगमेंटेशन होता है। अब मेनली अगर हमारे बॉडी में आर्सेनिक आ रहा है और उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो इस इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये इमेज अपने बिहार के वेस्ट चंपारण जिले का इमेज है, जिसमें एक व्यक्ति के हाथ में कई सारे जो स्किन का पार्ट है वो हार्ड हो गया है और फट गया है। और भी कई सारे मेरे पास इमेज हैं जो कि हम आपको दिखाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो ऐसे हैं जिसको आप देखना नहीं पसंद करेंगे। तो क्या होता है कि चूंकि आर्सेनिक बहुत कम मात्रा में है और हम धीरे धीरे ले रहे हैं, या फिर हम अपने पीने के पानी के माध्यम से हो या भोजन के माध्यम से, तो ये हमारे शरीर में कैंसर काउज करेगा। वो कैंसर स्किन का हो सकता है, लंग्स का हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर का हो सकता है, किडनी का हो सकता है, लिवर का हो सकता है, किसी भी टाइप का कैंसर हो सकता है। और ये हमारे स्किन का थिकनिंग भी कर सकता है। दूसरे इमेज में आप देख सकते हैं कि कैसे एक मरीज के पैरों में जो उसका स्किन है वो काफी हार्ड हो गया है। या फिर जो मजदूर किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जहां आर्सेनिक का रिसाव है या दूषित है, तो वहां उनको लंग कैंसर हो सकता है। और कहीं ना कहीं यह आर्सेनिक जो पॉइजन के रूप में हमारे नर्व्स को डैमेज करता है, स्किन को डैमेज करता है, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको भी डैमेज करता है। और हमने डिस्कस किया कि कैसे ये किडनी और लंग्स को भी डैमेज करता है। अगला जो इमेज आप देख रहे हैं, ये इमेज आपने महावीर कैंसर संस्थान का नाम सुना होगा, जो कि पटना में स्थित है। वहाँ के साइंटिस्ट हैं डॉक्टर अरुण कुमार। उन्होंने और भी अशोक कुमार घोष हैं, कई लोग हैं जो कि बहुत दिनों से आर्सेनिक पर शोध कर रहे हैं, या फिर उन्होंने कैंसर पर शोध किया है। तो इस इमेज को मैं थोड़ा डिटेल तरीके से आपको समझाना चाहूंगा। ऑलमोस्ट जो ये आपका बिहार का जो आपका जितना जिला है, इन सभी जिले में से जो कि जो महावीर कैंसर संस्थान है, वहाँ सभी जगह के कैंसर पेशेंट आते हैं। तो उन्होंने किस किया, उन्होंने 2000 कैंसर पेशेंट का डेटा लिया पूरे राज्य से, और उसमें उन्होंने सभी पेशेंट के ब्लड में आर्सेनिक का कंसंट्रेशन चेक किया कि उनके ब्लड में कितना आर्सेनिक मौजूद है। तब उन्होंने पाया कि आप जितने भी बड़े बड़े रेड डॉट्स देख रहे हैं, उन बड़े बड़े रेड डॉट्स वाले जिलों में आर्सेनिक का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, और जो छोटे रेड डॉट्स हैं वहाँ के पेशेंट्स में, कैंसर पेशेंट्स में आर्सेनिक का कंसंट्रेशन कम है। लेकिन ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो बिहार के जितने जिले हैं सभी जिलों में आर्सेनिक का कंसंट्रेशन मौजूद है। तो कहीं ना कहीं हम सभी लोग आर्सेनिक से ग्रसित हैं। आर्सेनिक कोशिश कर लें, या फिर जो आर्सेनिक हमारे शरीर में मौजूद है, थोड़ा बहुत हमें मेडिसिनल रूप में भी चाहिए होता है हमारे शरीर के डेवलपमेंटल स्टेज के लिए, या फिर डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। तो माइनर अमाउंट में चाहिए, लेकिन जब वो अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं खतरा है। हमारे शरीर में कैंसर और कई टाइप के बीमारियां पैदा कर सकता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। एक तो ये होगा कि अब हमारा मान के चलिए हमने आर्सेनिक वाला खाना या फिर पानी लिया तो हमें कैंसर हो गया। तो अगर कैंसर हो गया तो कैंसर का इलाज अगर हमें पहले स्टेज में पता चलता है तो है, नहीं तो कैंसर का इलाज नहीं है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, बात अब ये आती है, हम इसको डिस्कस करेंगे कि कम करना है। तो कम करने के लिए अलग से इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है जिसमें हम कम कर दें। तो हमको क्या करना होगा कि जो आर्सेनिक से जो कंटामिनेटेड वाटर है या भोजन है उसे हमें कम करना पड़ेगा। तो उसी क्षेत्र में जैसे मैं एक प्लांट बायोलॉजिस्ट हूँ, या फिर जो हमारा हमने जो रिसर्च किया है वो प्लांट पर किया है,
तो कहीं ना कहीं हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा मेन फूड है, भोजन है, हम उस भोजन में आर्सेनिक की मात्रा को कम करें। तो कैसे कम करना है? तो हमारा जो काम था, हमने रिसर्च किया है, हमने राइस पर रिसर्च किया है। क्यों किया है राइस पर रिसर्च? क्योंकि राइस जो है पूरे मेनली अगर हम साउथ ईस्ट एशिया को देखें तो वहाँ सबसे ज्यादा राइस का कंजम्पशन होता है। सभी लोगों को राइस खाना पसंद भी है, और क्योंकि ये पूरे दुनिया के 20% जो डाइटरी एनर्जी है उसको सप्लाई करता है। और जो हमारा एशिया है या फिर कह लें इंडिया, पूरे वर्ल्ड में राइस के पैदावार में तीसरे नंबर पे है। और इसका जो कंजम्पशन है वो 12% से डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। लोग इसको खाना पसंद कर रहे हैं। अब क्योंकि जो राइस का प्रोडक्शन होता है ना, अगर थोड़े बहुत जो होंगे कहीं ना कहीं खेती बाड़ी थोड़ा बहुत देखे ही होंगे कि कैसे पौधा बड़ा होता है फील्ड्स में, कैसे राइस लगता है, कैसे उपजता है, फिर हमारे प्लेट में आता है। तो कहीं ना कहीं कोई पौधा अगर बड़ा हो रहा है फील्ड में तो उसे स्ट्रेस लगता है। यहाँ हम नॉर्मल ह्यूमन स्ट्रेस की बात नहीं कर रहे हैं। इस स्ट्रेस को हम ऐसे समझेंगे जैसे कोई भी फैक्टर अगर उस प्लांट के ग्रोथ को किसी वजह से रोक रहा है तो वो स्ट्रेस हुआ। तो इस स्ट्रेस को हम दो तरीके में डिवाइड कर रहे हैं, है ना। एक हमारा ये बायोटिक स्ट्रेस हो गया, दूसरा बायोटिक स्ट्रेस हो गया। तो बायोटिक स्ट्रेस का मतलब हो गया कि कोई भी लिविंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से या फिर इंटरनली प्लांट को अगर इस वजह से, जैसे बैक्टीरिया है या फंगस है, वायरस है, इस वजह से अगर राइस प्लांट की ग्रोथ में कोई दिक्कत आ रही है तो वो बायोटिक स्ट्रेस हुआ। अगर एबायोटिक में जैसे कोल्ड स्ट्रेस हो गया, जैसे कभी ठंडा ज्यादा पड़ गया, अगर जनरली ड्राउट मतलब सूखा पड़ गया, धान अगर हम उगा रहे हैं तो धान 1 किलो धान को उगाने के लिए ऑलमोस्ट 20 लीटर जल की आवश्यकता होती है। या फिर बहुत सारा पानी आ गया, फ्लड आ गया, तो उसमें भी हमारा फसल बर्बाद होता है। या फिर जो सॉल्टी एरिया है, जैसे जो समुद्र के किनारे का क्षेत्र है, तो वहाँ उस पानी में अगर नमक ज्यादा है तब भी हमारा प्रोडक्शन प्रभावित होगा। और जो हमारा लास्ट है हैवी मेटल, तो चूंकि हमारा आर्सेनिक है वो भी हैवी मेटल में ही आता है। तो अगर हमारा जो राइस का फील्ड है जहाँ हम धान उगाना चाहते हैं, वो फील्ड अगर आर्सेनिक से कंटामिनेटेड है तो यह हमारे राइस के प्रोडक्शन को कम करेगा। कैसे कम करेगा? अब उस चीज को आप इस इमेज के माध्यम से समझेंगे। ये जो आपको इमेज दिख रहा है ये राइस का प्लांट है, इसे हमने लैब में लगाया है। आप देखेंगे कि जैसे उसमें आर्सेनिक दिया गया वो प्लांट मुरझा करके झुक गया है। हाँ, तो मेनली ये हमें दिख रहा है कि वो झुक गया है। तो कहीं ना कहीं जो आर्सेनिक है वो प्लांट पर एक बैड इफेक्ट डाल रहा है, उसे मरने के लिए या फिर उसको उसके डेवलपमेंट में रोक रहा है डेवलपमेंट को। तो जैसे ही आर्सेनिक अगर आपके फील्ड में मौजूद होगा ज्यादा मात्रा में, तो आपका जो प्लांट है उस प्लांट का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, जो उसका लेंथ है वो कम हो जाएगा। प्लांट अपना भोजन क्लोरोफिल से बनाते हैं तो उस क्लोरोफिल में कमी आ जाएगी, तो प्लांट अच्छे से डेवलप नहीं करेगा। अब ये तो बाहरी हो गया जो आपको दिख रहा है, लेकिन जैसे हमारे अंदर इम्यूनिटी होती है, किसी बीमारी से लड़ने की क्षमता होती है, उसी तरह से प्लांट्स में भी उनका डिफेंस मैकेनिज्म होता है। वो भी स्ट्रेस से लड़ते हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो प्लांट्स में भी जैसे जब उसको फील होता है कि आर्सेनिक हमारे पानी में या फिर हमारे जमीन में आर्सेनिक है, तो वो उससे लड़ने के लिए उसको रोकने का कोशिश करता है और अपने अंदर डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट करता है। कई सारे एंजाइम्स है वो बनाता है जो कि आर्सेनिक को रोके। अब ये जो रिस्पॉन्स हैं सभी जानते हैं कि हमारा जो शरीर है या फिर प्लांट है वो कई सारे छोटे छोटे सेल से मिल करके बना है। तो और उस सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से हमारा पूरा ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये जो भी काम या फिर जो आप देख रहे हैं जो रिस्पॉन्सेस हो रहे हैं वो रिस्पॉन्सेस
रिस्पॉन्सेस हर एक सेल लेवल पर हो रहा है। तो जैसे ही प्लांट को आर्सेनिक स्ट्रेस फील होगा, वो क्या करेगा, अपने अंदर प्लांट कई सारे एंजाइम का सेक्रेशन करेगा और जो उसके ऑर्गेन्स हैं उसको डैमेज होने से रोकेगा। इसको कि हम लोग एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स बोलते हैं। आप भी आपके शरीर में भी अगर कभी कुछ वैसा हो रहा है तो उसको आप एंटीऑक्सीडेंट, आप कभी सुनते होंगे कि जो कई सारे फूड्स होते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स होते हैं जो कि आपको स्ट्रेस से लड़ने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। अब इस इमेज से आप समझेंगे कि ये एक ड्रामिक प्लांट इमेज है। जैसे कि जैसे आर्सेनिक मॉलिक्यूल इस सॉइल से ग्रेन तक पहुंच रहा है। जैसे अगर हम ये जो हमारा इमेज है ये शो कर रहा है सॉइल को, ये आपका लीफ हुआ और ये ग्रेन हुआ। तो सॉइल में हमारे आर्सेनिक मौजूद है, ठीक है। हमने डिस्कस किया था, आपको बताया था पहले स्लाइड में कि जो हमारा आर्सेनिक मॉलिक्यूल है या फिर आर्सेनिक कंपाउंड कह लें, वो किससे शो करता है स्ट्रक्चर अपना, फॉस्फेट से। तो जो भी प्लांट कहां से खाना लेगा, भोजन लेगा सॉइल से, किसके माध्यम से, रूट के माध्यम से। तो इस रूट में कई सारे ट्रांसपोर्टर होंगे या फिर ऐसा चैनल होगा जो भोजन को क्या करेगा, भोजन प्लांट भोजन के रूप में कई सारे सॉल्ट लेते हैं, मेटल लेते हैं। जैसे कि सॉल्ट हो गए, आप सभी जानते हैं, जो भी आपका कंपाउंड है, सोडियम है या फिर नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, ये सभी आप फील्ड्स में डालते हैं अपने पौधों के लिए। वही सारे जो एलिमेंट्स हैं वो पौधों को चाहिए उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो जो फॉस्फेट जाने का चैनल है, उस ये इतने सारे चैनल हैं, आर्सेनिक फॉस्फेट को चकमा देकर के इस चैनल से प्लांट्स में इंटर कर जाता है। और वो जैसे ही इंटर करता है तो प्लांट को पता चलता है कि अरे ये तो थोड़ा बहुत सिमिलरिटी होता है, वो चैनल को नहीं पता चलता है, लेकिन जो आपका प्लांट सेल है उसको पता चल जाता है कि कोई ऐसा फॉरेन पार्टिकल आ गया है जिससे कि हमें खतरा है। फिर प्लांट्स क्या करते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं और उस आर्सेनिक मॉलिक्यूल को वो दूसरे एंजाइम के साथ मिल करके प्लांट्स में वैक्यूल्स होते हैं जहां खाली जगह होता है वहां स्टोर करते हैं। तो ये थोड़ा बहुत होता है। ऐसा ही प्रोसीजर प्लांट्स के लीफ में भी होता है और लीफ के बाद ये उसके ग्रेन तक चला जाता है जिसको हम कंज्यूम करते हैं। तो इस तरह से थोड़े थोड़े मात्रा में ये जो आर्सेनिक मॉलिक्यूल है ये नीचे जमीन से हमारे कहाँ भोजन में इंटर करता है डिफरेंट चैनल के माध्यम से। बहुत सूक्ष्म होता है, हम आप आंख से उसको नहीं देख सकते हैं। तो ये उसका एंट्री हुआ, इसको हम रोक नहीं सकते हैं। प्लांट का जितना एक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म है वो उसको थोड़ा बहुत रोकने का कोशिश करता है, लेकिन बैरियर और सिमिलरिटी के वजह से, चकमे के वजह से वो उसको नहीं रोक पाता है और इस तरह से वो हमारे भोजन में चला आता है। तो ये बात कि कैसे जो चैनल से जा रहा है, ये हमने उसको जो जीन का एक्सप्रेशन है, क्योंकि जो आप सभी जीन के बारे में जानते हैं कि जीन बनता है, फिर जीन से पहले हमारा डीएनए होता है, फिर उससे प्रोटीन बनता है और फिर वो प्रोटीन हम लोग यूज करते हैं या उस प्रोटीन का जो इंफॉर्मेशन है वो कोड होता है जो हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम पिछले वाले इस फिगर की बात करें, डिस्कस करें इसमें, तो जितने चैनल हैं इसमें या फिर जो एंजाइम्स हैं वो वहां काम कर रहे हैं। तो उस एंजाइम को बनाने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो भी काम कर रहे होंगे, तभी ये चैनल बना होगा। तो इसको जानने के लिए हमने जीनिक लेवल पर उसको चेक किया कि क्या वो जीन वहां फंक्शन हो रहा है। तो उसमें इस फिगर को देख करके आप समझ सकते हैं
कि जैसे जो नीचे का पार्ट है वो रूट का पार्ट है, फिर शूट का पार्ट है, लीफ का पार्ट है, और जो इमेज जो राइस का ग्रेन होता है उसका पार्ट है। इन सभी पार्ट में हमने अलग से चेक किया कि जो भी डिफरेंट ट्रांसपोर्टर्स हैं या फिर चैनल्स हैं, तो उनके लिए, उनके बनने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो जीन वहां काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस इमेज के माध्यम से आप समझेंगे कि जो जहां ज्यादा ब्लू डॉट है उसका मतलब है कि उस जीन का एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो जैसे आप देखेंगे कि रूट के क्षेत्र में ये जो जितने सारे जीन हैं या फिर एंजाइम्स हैं उनका एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब ये हुआ कि रूट में जो चैनल है और जो एंजाइम्स है वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। रूट से ऊपर भी लीफ में भी वो काम कर रहे हैं। कहने का मतलब आर्सेनिक इंटर हो रहा है, उसको डीएक्टिवेट करने का कोशिश एंजाइम्स कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे ये प्रूफ हो रहा है कि हाँ यही जरिया है, यही चैनल है जिससे कि आर्सेनिक इंटर हो रहा है। ठीक है, और फिर ये हमें पता चल गया। अब हमें क्या करना है कि आर्सेनिक हमारे प्लांट में इंटर कर गया है तो हम उसको कम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, इस काम हमने पब्लिश किया है 2021 में जर्नल में, और इसके लिए हम पेटेंट के लिए भी अभी कोशिश कर रहे हैं। तो आप सभी जानते होंगे मोरिंगा ओलिफेरा एक प्लांट है जिसको लोकल लैंग्वेज में सहजन भी बोलते हैं। तो हमने क्या किया कि सहजन के लीफ से उसका एक्सट्रैक्ट तैयार किया। उस एक्सट्रैक्ट को हमने जो हमारा फील्ड्स थे वहाँ हमने राइस प्लांट पे स्प्रे किया। तो उसके लिए हमने डिफरेंट पार्ट में अपने एक्सपेरिमेंट को डिवाइड किया। तो हमने कंट्रोल प्लांट लिया जिसमें हमने आर्सेनिक नहीं लिया, और दूसरा हमने लिया जिसमें हमने आर्सेनिक के ट्राइऑक्साइड वाले को रखा, और तीसरे ग्रुप में हमने जो आर्सेनिक का पेंटाऑक्साइड था या फिर जो पेंटावैलेंट फॉर्म था उसको रखा। तो जिसमें ये दोनों टॉक्सिक है आर्सेनिक। फिर हमने उस पर जो हमारा एक्सट्रैक्ट था सहजन का उसको हमने स्प्रे किया। फिर हमने देखा कि स्प्रे करने के बाद जो आर्सेनिक का इफेक्ट प्लांट्स में हमारे दिख रहा था वो स्प्रे करने के बाद जो प्लांट थे उनका सर्वाइवल बढ़ गया था, और जो उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो बढ़ गया था। आप इस इमेज से क्लियरली देख सकते हैं कि जो लेफ्ट का प्लांट है इसमें आर्सेनिक स्ट्रेस लगा हुआ है, और जो राइट का प्लांट है इसके कंपैरिजन में स्प्रे करने के बाद उसके ग्रोथ में इजाफा हुआ है। वही इस एक्सपेरिमेंट में भी आप देखेंगे कि जो राइट का पार्ट है वो इंक्रीज किया हुआ है। फिर उसको हमने बायोकेमिकली भी टेस्ट किया। तो जो भी उसमें क्लोरोफिल का कंटेंट था वो स्प्रे करने वाले में बढ़ा हुआ था आर्सेनिक स्ट्रेस की अपेक्षा। तो हमने पाया कि जो कहीं ना कहीं ये जो मोरिंगा है अपने आप में बहुत ही ज्यादा उपयोगी, या फिर कह लें उसमें कहीं बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है, और ये आर्सेनिक स्ट्रेस को कम कर रहा है। इतना कहते हुए ही ये कुछ रेफरेंसेज हैं जो इस स्टडी में यूज हुए या फिर आपको बताने के लिए, और मैं इतना कहने के बाद आपको थैंक यू कहना चाहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आर्सेनिक से इस लेक्चर के माध्यम से आपको काफी जानकारी मिली होगी। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। प्रभात सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं। हम हमारे बीच उपस्थित जो भी श्रोतागण है तमाम साथियों से हम सारे अनुरोध करते हैं कि किन्हीं के मन में अगर कोई प्रश्न हो या उनको लगे कि इसमें हमें कुछ जोड़ने की आवश्यकता है तो हम आपका स्वागत करते हैं। कृपया आप हाथ उठाएं या फिर माइक खोल करके बोले, लेकिन प्रश्न ही सिर्फ पूछा जाए। हाँ शशिभूषण भाई बताएं।
आपने हाथ उठाया है, बताइए। तो हमें लगता है कि किन्हीं के पास शायद कोई प्रश्न नहीं है, सर के बात से इतना संतुष्ट हो गए, या फिर लगता है कि बात को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। समय भी आगे हो रहा है। सर, आपसे निवेदन है कि कृपया आपका स्लाइड जो शेयर है उसको ऑफ करने की कृपा करें सर। अब हम आज के इस वेबिनार के हमारे अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर राजकुमार सिंह सर हैं। आप अंग्रेजी भाषा के प्रोफेसर हैं और बख्शी कॉलेज में आप वहाँ प्रिंसिपल के रूप में सेवा दे रहे हैं। हम आपका हार्दिक अभिनंदन के साथ आपसे सादर अनुरोध करते हैं कि आप अध्यक्षीय संबोधन किया जाए। आदरणीय प्रोफेसर, बहुत धन्यवाद। हमारे प्रयत्न में जो बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ बहुत अच्छे तरीके से हमारे प्रभाव चलाते हैं। काफी नामी गिरामी कोऑर्डिनेटर हैं अपने प्रयत्न ऑर्गेनाइजेशन के। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इनका कार्यक्रम चलते रहता है। रूरल एरिया से लेकर अर्बन एरिया में बहुत ही समर्पित भाव से काम करते हैं। उसी कड़ी में हमारे ही महाविद्यालय के कालोम जी एक प्राध्यापक हमारे ही महाविद्यालय में है, अपनी बात को बहुत ही प्रभावकारी ढंग से रखे और टू द पॉइंट। सुनते हैं, आप मोबाइल दीजिए तो हर एस्पेक्ट से मेथोडिकल तरीके से इन्होंने टू द पॉइंट बहुत ही आर्गुमेंटिव और बहुत ही लॉजिकल इनका लेक्चर रहा। इसके लिए हम इनको दिल से धन्यवाद देते हैं। और इस वेबिनार में जो लोग जुड़े उनको भी हम दिल से धन्यवाद। इसी तरह से आगे भी एक अलग नए टॉपिक जो काफी यूजफुल रहता है हमारे बिहेवियर साइंस में, उसके लिए आगे भी तैयारी के साथ जब भी कभी हमारे ऑर्गेनाइजर महोदय आमंत्रित करेंगे, तैयार रहेंगे और बात रखेंगे। बहुत धन्यवाद। हम उपस्थित तमाम साथी से प्रतिभागियों से सादा अनुरोध करते हैं कि आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो अभी भी मौका है, आप पूछ सकते हैं। साथ ही आपको लगता हो कि इस वेबिनार के पटल पर, इस प्लेटफॉर्म पर इनको बोलना चाहिए, तो वैसे वक्ता को भी आप आमंत्रित कर सकते हैं। आप बताएंगे, मैं उनसे बात कर फिर हम वेबिनार में उनको जोड़ेंगे ताकि समाज को, देश को लाभ हो। साथ ही आपको यह भी बताना चाहते हैं कि ये सारा ऑनलाइन हो रहा है, यूट्यूब पे है, कुछ ही देर में आपको लिंक उपलब्ध हो जाएगा, तो आप कभी भी उसको देख सकते हैं और इससे युवा लाभान्वित होंगे। हमारे बीच उपस्थित हुए हैं हमारे आज के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर आलोक कुमार जी। हम आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए हम यह एक मोमेंटो आपको समर्पित करते हैं। हम तमाम प्रतिभागी एवं प्रयत्न परिवार की ओर से कृपया इसको ग्रहण करने का, स्वीकार करने की कृपा करें। ये आभासीय पटल पर आपको हम थैंक यू सर, थैंक यू। साथ ही आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर राजकुमार सिंह सर उपस्थित हैं। आपके अध्यक्षता में इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ। आपके प्रति हम आभार प्रकट करते हुए प्रयत्न परिवार एवं तमाम प्रतिभागियों की ओर से सादर हम मोमेंटो समर्पित कर रहा हूँ। कृपया स्वीकारने की कृपा प्रदान करें। धन्यवाद। बहुत। अब हमारा एक कार्यक्रम ढलान की ओर है, पूर्णाहुति की ओर है। पुनः हम लोग मिलेंगे, ये आशा एवं विश्वास के साथ हम धन्यवाद ज्ञापन हेतु
इस कार्यक्रम के संयोजक श्री अर्जुन गुप्ता से आग्रह करते हैं कि कृपया अतिथि एवं प्रतिभागियों के प्रति आभार प्रकट करने की कृपा प्रदान करें। श्री अर्जुन गुप्ता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पर्यटन संगठन द्वारा आयोजित लगातार वेबिनार आयोजित करने के लिए गुरुवर प्रभात सर का बहुत बहुत धन्यवाद आभार। जो घर बैठे ही पर्यटन जो लगातार इस तरह का मुहिम चला रहे, जो घर बैठे बहुत लोगों को लाभ हो रहा है और इसने बहुत समय से यह लगातार मुहिम लगातार जारी है। आज के वेबिनार के मुख्य वक्ता डॉक्टर आलोक सर और प्रोफेसर राजकुमार सिंह सर का बहुत बहुत आभार धन्यवाद, जिन्होंने अपना कीमती वक्तव्य अपना रखा और इतने महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से चर्चा किया और हम लोगों को लाभान्वित किया। सर का बहुत बहुत धन्यवाद आभार एवं तमाम श्रोतागण